नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चक्रवात ताउते का तांडव राजस्थान में शुरू हो चुका है। कल के वीडियो में मित्रों हमने बात की थी कि चक्रवात ताउते वो राजस्थान में 18 और 19 मई को कुछ अपना विशेष प्रभाव है वो डाल सकता है और उसने डालना शुरू भी कर दिया है। कल के वीडियो में मित्रों हमने बात की थी कि हमें कुछ विशेष सावधानियां हैं वो चक्रवात ताउते के बारे में समझनी है। वो यही है कि किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं हों, टिन शेड या कोई होल्डिंग लगा हुआ है उसके नीचे खड़े नहीं होना है, इलेक्ट्रिसिटी पोल से दूर रहना है, खुले स्थान पर मोबाइल चलाने से बचना है। कल रात को डूंगरपुर में कुछ लोग खेत में बैठकर मोबाइल का यूज़ कर रहे थे तो उनके ऊपर बिजली गिरी और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु है वो हो गई है। इसलिए मित्रों खुले स्थानों पे मोबाइल चलाने से ज़रूर बचें जब बिजलियाँ चमक रही हो, क्योंकि मित्रों ये एक प्राकृतिक आपदा है। इसको रोकना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन इससे बचना हमारे हाथ में ज़रूर है, इसलिए थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय 5 राजनीतिक समाजीकरण के बारे में कि क्या होता है राजनीतिक समाजीकरण। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम समाजीकरण का अर्थ समझते हैं कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति है वो समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं तथा समाज की संस्कृति को अपनाकर उसका सदस्य बनता है। यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनाकर व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है, समाज के रीति रिवाज अपनाता है, समाज की संस्कृति अपनाता है और समाज का सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुसार बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा एवं खान पान की आदतें सिखाता है। प्रत्येक जो समाज है वो अपने समाज के सदस्यों को अपने खान पान, पहनावे या अपनी संस्कृति की जो आदत है वो सिखाता है और हर समाज की उनकी अलग अलग वो आदतें, उनकी अलग अलग वो विशेषताएँ होती है। अब मित्रों हम बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण की। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का एक साधन भी है। यानी राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण की जो सर्वप्रथम व्याख्या की थी वो हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में की थी और इसकी जो सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले थे राजनीतिक समाजीकरण की वो थे हर्बर्ट साइमन और उनकी किताब का नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब मित्रों हम बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम राजनीति का ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। सबसे पहला आता है परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन। तो सबसे पहले मित्रों हम चर्चा करते हैं परिवार के बारे में कि परिवार के द्वारा कैसे कोई बालक है वो राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है जिसके माध्यम से बालक है वो रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। बालक की प्रथम पाठशाला है मित्रों वो परिवार को ही माना जाता है और बालक है वो परिवार के माध्यम से ही परिवार के रीति रिवाज और संस्कारों को सीखता है। बालक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीखता है जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है और बालक है वो शुरुआत में ही जब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीख जाता है, उनका कहना मानना सीख लेता है, तो मित्रों बाद में वो धीरे धीरे उसमें एक सत्ता का बोध होना शुरू हो जाता है। बाद में वो धीरे धीरे जब वही बालक जब बड़ा होता है तो फिर वो सरकार का कहना मानता है, क्योंकि उसने कहना माना तो बचपन में ही अपने माता पिता से सीख लिया था। परिवार में रहकर बालक सबके साथ मिलकर रहना, सबका सहयोग करना और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार से दबाव बनाया जाए ये सीख कर वह राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार में रहकर बालक क्या सीखता है, सबके साथ मिलकर कैसे रहते हैं, सबका सहयोग कैसे करते हैं और अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव कैसे डालते हैं। तो वो राजनीति का शुरुआती ज्ञान तो वहीं पर सीख लेता है। फिर वही बालक है बाद में जब बड़ा होकर सरकार से अपनी कोई मांग मनवाने के लिए दबाव कैसे डालेगा, तो ये दबाव डालने जैसी चीज़ें तो बालक है वो परिवार में रहकर शुरुआत में ही सीख जाता है।
परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है और बाकी के सदस्य भी लगभग उसी राजनीतिक दल का सपोर्ट या समर्थन करते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है, निश्चित नहीं है, ऐसा माना जाता है कि परिवार का जो मुखिया होगा वो अगर किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है तो परिवार के बाकी सदस्य भी उसी राजनीतिक दल का सपोर्ट या समर्थन करते हैं। इस प्रकार बालक में राजनीति के प्रति प्रारंभिक ज्ञान का विकास है वो परिवार के माध्यम से ही होता है। यानी बालक के अंदर जो राजनीति का जो प्रारंभिक ज्ञान है, शुरुआती ज्ञान, वो हमेशा परिवार से ही होता है। तो इस प्रकार से हमने राजनीतिक समाजीकरण के पहले साधन परिवार की चर्चा की। अब हम बात करते हैं दूसरे साधन जिसका नाम है शिक्षण संस्थाएं। बालक परिवार में रहकर जो राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षण संस्थाओं में वह ज्ञान और अधिक मजबूत होता है। यानी बालक ने परिवार में रहकर जो राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को और अधिक मजबूत बनाने का काम होता है शिक्षण संस्थाओं में। बालक जितनी ज़्यादा शिक्षा लेगा उसकी उतनी ही राजनीति में रुचि होगी और राजनीति का ज्ञान भी ज़्यादा होगा। ऐसा माना जाता है कि बालक जितना ज़्यादा शिक्षित होगा या जितनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेगा उसका उतना ही राजनीति में रुचि होगी, यानी राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसका उतना ही राजनीति का ज्ञान भी ज़्यादा होगा। यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान ज़्यादा होता है और उसका राजनीति में रुचि या इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। बालक को स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, उसका प्रभाव भी बालक के राजनीतिक ज्ञान पर पड़ता है। बालक को क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में, उसकी मित्र मंडली, उसके साथ रहने वाले मित्र कैसे हैं, इसका प्रभाव भी बालक के राजनीति के ज्ञान पर पड़ता है। शिक्षक भी विभिन्न तरीकों से बालक के राजनीतिक ज्ञान को प्रभावित करते हैं। मित्रों, एक शिक्षक है वो भी बालक के राजनीतिक ज्ञान को प्रभावित करता है अलग अलग तरीकों से। अगर कोई शिक्षक है वो बार बार पढ़ाते समय किसी एक विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करता है तो ये लगभग निश्चित है कि उससे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी उसी राजनीतिक दल के समर्थक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक शिक्षक है वो भी बालक के राजनीतिक ज्ञान को प्रभावित करता है। अब मित्रों, हम बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण का जो तीसरा साधन है जिसका नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधाराओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां बनी हुई है ये अपनी नीतियां हैं, विचारधाराएं हैं और कार्यक्रम, इनके माध्यम से नागरिकों के राजनीतिक ज्ञान को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य जरूर बनता है। कोई भी व्यक्ति हो वो अपने पूरे जीवन में किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य जरूर बनेगा, यानी कोई ना कोई पार्टी तो जरूर ज्वाइन करेगा। साम्यवादी देशों जैसे चीन में राजनीतिक समाजीकरण के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है। हमारे भारत में तो राजनीतिक जो समाजीकरण के साधन हैं वो स्वतंत्र हैं, लेकिन चीन जैसे साम्यवादी देश हैं वहाँ पर जो राजनीतिक समाजीकरण के साधन हैं उनके ऊपर कठोर नियंत्रण रहता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे राजनीतिक समाजीकरण का जो चौथा साधन है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह है, सेना की परेड है आदि के माध्यम से भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव उत्पन्न किए जाते हैं। जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है मित्रों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है या हमारा गणतंत्र दिवस समारोह है या सेना की परेड, इनके माध्यम से भी नागरिकों में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके प्रति आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। फिर आता है राजनीतिक समाजीकरण का अंतिम साधन जिसका नाम है जनसंचार के साधन। वर्तमान समय में जनसंचार के जो साधन हैं, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने राजनीतिक ज्ञान को और अधिक मजबूत करता है। अभी वर्तमान में जो भी आधुनिक राजनीति के जो साधन है जनसंचार के, टीवी है, रेडियो है या समाचार पत्र है, इनसे हम लोग क्या करते हैं, अपने राजनीतिक ज्ञान को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाकर नागरिकों के राजनीतिक ज्ञान को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आपको पता ही होगा कि वर्तमान समय में भारत की मीडिया का क्या हाल है। ये आजकल ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो न्यूज़ चैनल के दफ्तरों में ही लड़े जा रहे हैं। ये न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाकर जनता के राजनीतिक ज्ञान को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप किसी एक विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर आप एक न्यूज़ चैनल को लगातार देखते हो और उस न्यूज़ चैनल के अंदर उस राजनीतिक दल की लगातार बुराई होती है जिस दल का आप समर्थन करते हो, तो मित्रों निश्चित है कि आप भी उस राजनीतिक
दल का समर्थन करना धीरे धीरे बंद कर दोगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आजकल के जो चुनाव है वो मीडिया के दफ्तरों में ही लड़े जाते हैं, क्योंकि ये मीडिया वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाकर जनता के राजनीतिक ज्ञान या जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों, अंत में हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक समाजीकरण है वो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है उसको निर्धारित करने का जो काम करता है वो करता है राजनीतिक समाजीकरण। तो इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 राजनीतिक समाजीकरण की चर्चा की। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ होता है कि वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा हम राजनीति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।